बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि टीचर बहाली को लेकर के बड़ा अपडेट। जानिए नए शिक्षकों को कितनी मिलेगी सैलरी। नए शोध में हुआ खुलासा, भारत और पाकिस्तान में 220 करोड़ को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिहार में जल्द सभी घरों में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर, सीएम नीतीश कुमार ने दिए पदाधिकारी को निर्देश। क्या आप जानते हैं कि रसोई गैस की आग से धुआं क्यों नहीं निकलता है? जब चूल्हा और तंदूर से धुआं निकलता है तो रसोई गैस से क्यों नहीं धुआं निकलता है? आगे आपको बताएंगे विस्तार से। डेंगू के डंक से परेशान है बिहार, हॉटस्पॉट बना हुआ है राजधानी पटना। बालू और शराब माफियाओं ने नीतीश सरकार की बढ़ाई टेंशन, फ्रॉड माफियाओं के बारे में सूचना देने पर अब मिलेगा इनाम। सीएम नीतीश ने पीएचक्यू के प्रस्ताव को दे दी हरी झंडी। ग्राम पंचायतों की मुखिया की 19 सूत्री मांगों पर सरकार करे विचार, विजय कुमार चौधरी ने सरकार को दे दिया अल्टीमेट। बिहार के तमाम मुखिया का पटना में प्रदर्शन, 19 सूत्री मांगों को लेकर के निकाला राजभवन मार्च। किशनगंज एसपी ने थाने का मलबा बेच करके विभाग को किया मालामाल, नीलामी में मिले 50 लाख रुपए, हर तरफ हो रही है तारीफ। युवाओं की अनोखी पहल, देर रात बिना शोर शराबा के 100 लोगों को खिलाते हैं खाना। भारत के पूर्णिया में है पाकिस्तान नाम का गांव, नाम बदलने की मांग, नहीं हो रही है सुनवाई। सिक्किम में मजदूरी करने गए बिहार के 4 मजदूर लापता, परिवार में मचा कोहराम। इजराइल का समर्थन देश के लिए शर्मनाक, हमास हमले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। सीएम को नहीं है इज्जत देने की हैसियत, शकुनी चौधरी के सवाल पर बोले सम्राट, जब मेरे पिता करते थे राजनीति तो नीतीश पहनते थे हाफ पैंट। बिहार में 15,000 करोड़ का है कोचिंग का बाजार, 10 लाख स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं। भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज में इनकम टैक्स की छापेमारी, जब पटना की टीम रेड में शामिल। बिहार में गर्मी और उमस कब तक करेगी परेशान, अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा? आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार के बक्सर में किसानों का पक्का मोर्चा, टेंट गाड़ करके खाना पीना लेकर के बैठे, बोले मांगे पूरी नहीं होने पर नहीं उठेंगे। रिपोर्ट में यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ने पर बोले सीएम नीतीश, कुछ लोग बोल रहे हैं अंड बंड, सम्राट के बाप को इज्जत देता कौन दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, भगवान भरोसे ज्यादातर अस्पताल, डॉक्टरों के अभाव में एएनएम कर रही है इलाज। राशि लेकर भी नहीं बना रहे घर, विभाग ने इतने लाभार्थियों को भेजे नोटिस, अब होगी वसूली। भाजपा के सम्राट चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है जान का खतरा, जदयू ने जताई पीएम मोदी की सुरक्षा की चिंता, पीएमओ को किया आगाह। देश के युवाओं के लिए बनेगी मेरा युवा भारत संस्थान, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला। दिल्ली की तरह बिहार में किसान आंदोलन की तैयारी, इस जिले से राकेश टिकैत ने किया शंखनाद। बिहार का एक ऐसा गांव जहां पानी के चलते नहीं बज रही है शहनाई, पहले शादीशुदा जोड़े भी ले रहे हैं तलाक।
त्योहारों में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, बिहार पुलिस ने की बड़ी तैयारी, सरकार ने रद्द कर दी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला तो बीजेपी खेल रही है जाति का गंदा खेल, भाजपा पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा हमला। नीतीश कुमार ने भाजपा पर लगाया मीडिया पर कब्जने का आरोप, कहा केंद्र सरकार के जाने के बाद ही पढ़ेंगे अखबार। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ये काफ़ी काम की खबर है। यह राज्य में जल्द ही 70,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग शुरू करवा दिया जाएगा। इसको लेकर के पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से रोस्टर के लिए क्लियरेंस करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, अब इसे पूरा कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार पद का 70,000 पदों का रोस्टर क्लियर करके जिलों ने रिपोर्ट्स शिक्षा विभाग को भेज दी है। शिक्षा विभाग जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। दोस्तों बात करेंगे कि नए रिसर्च में भविष्यवाणी की गई है कि सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिससे भारत और सिंधु घाटी सहित दुनिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में दिल का दौरा और हीट स्ट्रीक हो सकता है। प्रीसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित पेन स्टेट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस और फिर पर्ड्यू इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स के अंत विषय अनुसंधान के संकेत मिलता है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्रह कम होना मानव संसाधन के लिए विनाशकारी होगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, बिहार पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर जारी हुई जाति आधारित गणना रिपोर्ट्स के बाद अब यदि कोई भी नागरिक जातियों के नाम पर उन्माद फैलाने और लोगों को उकसाने की कोशिश की तो फिर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय इस तरह के पोस्ट करने वालों पर गहरी नजर रखी जा रही है। जब मीडिया रिपोर्ट्स पर ऐसे पोस्ट करने वालों पर पुलिस मुख्यालय की इंटरनेट मीडिया यूनिट नजर रख रही है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह जानकारी दी है कि इंटरनेट मीडिया पर कई यूट्यूब और फिर फेसबुक पर जातियों के नाम पर उन्माद फैलाने वाला पोस्ट किए जाने के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। इंटरनेट मीडिया पर उन्माद की कोशिश जाति के नाम पर हो या फिर किसी अन्य के नाम पर, इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने ये भी बताया है कि आगामी पर्व त्यौहार को लेकर भी इंटरनेट मीडिया पर साइबर पेट्रोलिंग हो रही है, जिलों को भी अलर्ट किया गया है। बिहार सरकार ऐसे लोगों पर तगड़ा एक्शन लेगी। बिहार की जाति आधारित गणना को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर उन्माद की कोशिश हो या फिर किसी अन्य के नाम पर इसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दोस्तों बात करेंगे कि आशा कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा मिला है, जहां प्रोत्साहन राशि में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। जहां आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। लंबे अरसे से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं को अब बिहार सरकार की ओर से 2500 रुपये मिलेंगे। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के हित में है। सभी घर में इसके लग जाने से त्रुटिपूर्ण बिजली बिल की समस्या खत्म हो जाएगी। बचे हुए सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम जल्द पूरा किया जाए, इससे सभी का फायदा होगा। समीक्षा बैठक में मौजूद बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस को मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि डेडिकेटेड फीडर से संबंधित जो कार्य बच गए हैं उसे तेजी से पूरा करें, ताकि बिजली की गुणवत्ता और फिर उपलब्धता दोनों बेहतर हो सके। सभी सरकारी संस्थानों में भी नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करें। संबंधित विभाग से अद्यतन जानकारी लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाए जाने का काम चल रहा है। जिन सरकारी भवनों की छत पर यह काम होना अभी बाकी है, वहां इसे तेजी से लगाया जाए।
पंचायत भवन के ऊपर सोलर प्लेट लगाएं, जो लोगों को भी प्रेरित करें कि वे अपने घर के ऊपर सोलर प्लेट लगाएं। वहीं हर घर नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका अनुसरण सही तरीके से किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी को हमेशा शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, जो भी कमी होगा उसको दूर किया जाए। दोस्तों, भारत देश के ज़्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में रसोई गैस के नाम से जानते हैं। रसोई गैस की सबसे खास बात यह है कि इसमें से धुआं नहीं निकलता है। जब भारत में सबसे पहले एलपीजी गैस की मार्केटिंग के आधार पर की गई थी और इसके कारण पहली बार भारत में लोगों ने पारंपरिक चूल्हे को छोड़ करके गैस सिलेंडर खरीदे थे। आग तो आग ही होती है, फिर चाहे वह लकड़ी से निकलते हो या फिर गैस से। अब सवाल ये बनता है कि एलपीजी गैस की आग से धुआं क्यों नहीं निकलती है, जबकि अगर आप चूल्हे पर खाना पकाएंगे तो उसमें से धुआं निकलता है, लेकिन रसोई गैस से धुआं क्यों नहीं निकलता है। यदि आप ये लकड़ी के चूल्हे या फिर तंदूर देखेंगे तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि उसकी अग्नि का रंग लाल होता है एवं उसमें से निरंतर धुआं निकलता है, जबकि रसोई गैस की लपटों का रंग नीला होता है। यानी कि रसोई गैस का जो आग होता है वह नीला रंग का होता है। यही कारण है कि रसोई गैस की आग में धुआं नहीं निकलता है, जबकि लकड़ी के कोयले की आंच से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है। एलपीजी गैस मुख्य रूप से प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होती है तथा थोड़ी सी मात्रा में अन्य हाई कार्बनिक भी पाए जाते हैं। कारण है कि एलपीजी 100% जल जाती है, उनकी ज्वलनशील काफ़ी तीव्र होती है। यानी कि आसान भाषा में समझा जाए, आसान शब्दों में समझाए तो आपको बता दूं कि जैसे अगर आप घर में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी पर खाना बनाते हैं तो लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जलता है। आप देखे होंगे कि कच्चा लकड़ी से ज़्यादा धुआं निकलता है, क्योंकि कच्चा लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जलता है। अच्छा, वही पके हुए लकड़ी से भी धुआं निकलता है, क्योंकि जब लकड़ी में आग लगाया जाता है तो वह लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, जिसकी वजह से धुआं निकलती है। जबकि रसोई गैस ऐसा नहीं है। सिलेंडर से निकलने वाली एलपीजी गैस पूरी तरीके से जल जाती है, जब उससे धुआं निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, आप यूँ कह सकते हैं। इसीलिए रसोई गैस से धुआं नहीं निकलती है, जबकि चूल्हा या फिर तंदूरी से धुआं निकलता है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में डेंगू के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब पटना के अलावा भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, वैशाली जैसे बिहार के सभी जिले डेंगू से प्रभावित हैं। जब पटना के सरकारी अस्पतालों में एडमिट होने वाले डेंगू मरीज की संख्या 100 के करीब है। जब बिहार में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 8,864 हो चुकी है। जब इसमें पटना में ही डेंगू मरीजों की संख्या 3,029 है। जब पटना के चारों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 97 मरीज का इलाज चल रहा है। जहाँ एम्स पटना में 22 मरीज, IGIMS में 24 मरीज, PMCH में 28 मरीज और NMCH में 23 मरीज एडमिट है। वहीं पूरे बिहार की अगर बात करें तो फिर बिहार के 12 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 277 एडमिट मरीजों का इलाज चल रहा है। जब भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे ज़्यादा 113 मरीज एडमिट हैं। जब पटना में डेंगू के मामले बढ़ने के साथ साथ गंभीर मरीजों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। आपको बता दें कि डेंगू को लेकर के राजधानी पटना में राज्य डेंगू नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध है। डेंगू कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0612295196 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। यह स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये नंबर जारी किया गया है। यहाँ एक कॉल पर लोग अस्पताल में उपलब्ध बेड से लेकर के ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बालू और शराब माफियाओं ने नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जब फरार माफियाओं के बारे में सूचना देने पर अब इनाम दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने PHQ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जब बिहार में न सिर्फ कुख्यात अपराधियों, उग्रवादियों के बारे में सूचना देने पर इनाम मिलेगा, बल्कि बालू माफिया, शराब माफिया के बारे में भी अगर आप सूचना देते हैं तो आपको पुरस्कार मिल सकता है, इनाम मिल सकता है। जब बिहार में यह स्वास्थ्य व्यवस्था तत्काल से लागू हो गई है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय की सिफारिश पर सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। जब गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि बालू के अवैध कारोबार में बालू माफिया गिरोह सक्रिय हैं। जब वहीं शराब माफियाओं की अपराधी गतिविधियों से विधि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने सरकार को 25 अगस्त 2023 को ही रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें फरार अपराधियों, उग्रवादियों को गिरफ्तार करने एवं सूचना देने पर पुरस्कार की धनराशि एवं पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया था। नए प्रस्ताव में बालू माफिया, शराब माफियाओं के अलावे कई अन्य बिंदुओं को चिन्हित किया गया था। जब पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ाया हुआ है, जहां राष्ट्रीय से लेकर के क्षेत्रीय दलों ने प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। जहां वहीं अब उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख मोड़ने वाले एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर बिहार की सियासत में चुनावी दांव आजमाने की घोषणा कर चुके हैं। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनाने की चर्चा सुर्खियों में है। जहां हाल ही में उन्होंने दोबारा से एनडीए का दामन थामा है। गौरतलब है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में दांव आजमाएगी। जब वहीं बिहार के सभी 40 सीटों पर उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। जब बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को ओपी राजभर ने गांधी मैदान में रैली करके प्रदेश की सियासत में कदम रख दिया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। ओपी राजभर ने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ समझौता हुआ है, वैसे ही बिहार में भी एनडीए कोटा से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि अगर तय यूपी की तरह समझौते के मुताबिक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर बिहार के सियासी दंगल में उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी के खिलाफ राजभर ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग किसी भी समय बिहार शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है। ये परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये परिणाम इसी सप्ताह किसी भी समय जारी हो सकता है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 2 पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक राज्य भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया था। जब बिहार शिक्षक भर्ती के जरिए राज्य में यानी कि बिहार में कुल 1,70,461 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से कक्षा 1 से 5 तक के लिए 89,943, कक्षा 9 से 10 तक के लिए शिक्षकों के 32,916 पद और कक्षा 11 से 12 तक के लिए शिक्षकों के लिए 57,602 पद पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुखिया संघ द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को आंदोलनरत मुखिया के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुखिया संघ के द्वारा 19 सूत्री मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी गई है, जहां इनमें अधिकतर मांग इनके अधिकारों में कटौती को बहाल करने के संबंध में है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि में कटौती, ग्राम सभा को अधिकार से वंचित करना, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना पंचायत से नहीं करना और फिर पंचायत भवन का निर्माण कार्य अन्य एजेंसी को देने के साथ साथ मुखिया को प्रदत्त अनेक अधिकारों में कटौती की गई है। विजय सिन्हा ने बिहार सरकार के द्वारा मुखिया के खिलाफ तानाशाही फैसला का निंदा करते हुए कहा कि मुखिया एक जनप्रतिनिधि होता है और फिर इस राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार पदाधिकारियों को बचा करके मुखिया को प्रताड़ित किया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। विजय सिन्हा ने कहा कि 16 से 31 अगस्त तक राज्य के सभी मुखिया हड़ताल पर थे। इस अवधि में उन्होंने सरकारी कार्य का बहिष्कार भी किया, फिर प्रखंड और फिर जिला स्तर पर इनके छात्र धरना प्रदर्शन पर गया है। मुखिया भी जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकतंत्र की पहली इकाई इन्हीं से शुरू होती है। दोस्तों बात करेंगे कि किशनगंज की एसपी डॉक्टर इनामुल हक ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी पूरे पुलिस महकमे में तारीफ हो रही है। जब किशनगंज एसपी ने हाल ही में किशनगंज थाने के टूटे भवन को नीलाम करके सरकारी खजाने में 50 लाख रुपए भर दिया है। एसपी डॉक्टर इनामुल हक के इस कारनामे को एक नजीर के रूप में पेश करते हुए पुलिस मुख्यालय ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अन्य जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा है। एसपी ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जनवरी 2022 में जब वे थाने का निरीक्षण करने पहुंचे तो फिर जर्जर भवन को देख करके हैरान रह गए। थाना परिसर सहित पुलिस अधिकारियों के 11 आवासीय भवन रहने लायक नहीं थे, जहाँ इनकी छतें कभी भी गिर सकती थी। सांप, बिच्छू और फिर जंगली जानवरों का भी यहाँ बसेरा था। एसपी ने पहले इन भवनों में रहने वाले पुलिस कर्मियों को किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने का थानाध्यक्ष को आदेश दिया। थानाध्यक्ष के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। बाद में उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया। उन्होंने जर्जर भवनों के संदर्भ में एडीजी आधुनिकीकरण पूर्णिया की आईजी सुरेश चौधरी और फिर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार से संपर्क करके इसके नवनिर्माण का प्रस्ताव किया है। जय इस कार्य के पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्यालय डीएसपी अजित प्रसाद सिंह को सौंपी थी। लंबे पत्राचार के बाद 22 जुलाई 2023 को पुराने भवनों के मलबे की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। किशनगंज निवासी नौशाद आलम ने अधिकतम बोली लगा करके जर्जर भवनों के मलबे की नीलामी
अपने पक्ष में कर ली, जहां इससे राज्य सरकार को लगभग 50 लाख रुपए की आय हुई है। इससे पहले भी थाने में जब्त वाहनों की नीलामी और फिर संगीन मामलों के जांच को लेकर के किशनगंज एसपी ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी थी, जहां दोनों रिपोर्ट पर राज्य के वरीय अधिकारियों ने विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न जिलों में तैनात एसपी को भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर अनुसरण करने को सुझाव दिया था। वहीं पर एसपी किशनगंज डॉक्टर इनामुल हक ने कहा कि किशनगंज थाने के मलबे से सरकार को जो आय हुई है वह पूरे राज्य के लिए नजीर बनेगी। यह किशनगंज के 2 और जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है। इन भवनों के मलबे को हटाने का भी काम भी ई टेंडर के माध्यम से जल्द पूरा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में युवाओं की एक टोली है और ये टोली जब रात में सब सन्नाटा हो जाता है, जब सब कोई सो जाते हैं, तब ये टोली निकलते हैं बाहर और जगे हुए भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाते हैं बिना शोर शराबा किए हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में युवाओं की टोली है। ये टोली बड़ा नेक काम कर रही है। देर रात जब हम नींद में रहते हैं तो फिर ये टोली भूखे से जगे लोगों की भूख मिटाती है। ये लगातार जारी है। ये टोली सड़क किनारे, फुटपाथ या फिर रेल स्टेशन, बस स्टेशन समेत तमाम अलग अलग जगह पर कई लाचार, बेबस और सहाय और वृद्धि, मानसिक बीमार सहित अन्य कई व्यक्ति को रोजाना खाना देती है। इनका मानना है कि ऐसे लोगों की सहायता के लिए कोई नहीं आता है। ऐसे में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है, जैसे समाज के 700 लोग जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी किचन पूर्णिया के युवा साथी रविनेश पोद्दार, कुश कुमार झा, शशि कुमार मिट्ठू, रुपेश चौधरी, मनोज कुमार मिश्रा सहित अन्य सभी युवा साथियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि वे लोग पिछले 60 दिनों से गरीब, लाचार और मानसिक बीमार लोगों को उनके ठिकानों पर जाकर के खाना खिलाते हैं। जब वहीं युवाओं की टोली ने कहा है कि अब उन लोगों का ट्रायल पूरी तरीके से सफल हो गया है। उन लोगों का कहना है कि वे लोग रोजाना 80 से 100 लोगों को खाना उनके ठिकानों पर पहुंचाया करते हैं। साथ ही साथ पूर्णिया के गुलाब बाग, खुशकी बाग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट स्टेशन, मधुबनी तमाम अलग अलग जगह पर युवाओं की टोली रात को जाकर के भूखों को भोजन खिलाते हैं। वहीं युवा साथियों ने बताया है कि रोज अलग अलग मेन्यू के मुताबिक भूखे को भोजन खिलाया जाता है। साथ ही साथ वे लोग कहते हैं कि अब कुछ लाचार और बेबस बच्चों को देख करके उन लोगों को दया आती है। अब उन छोटे छोटे बच्चों को भी वे लोग भोजन करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं पूर्णिया कम्युनिटी किचन के मीडिया मनोरंजन कुमार ने बताया है कि कम्युनिटी किचन से पूर्णिया में कोई भी लाचार और बेबस लोग भूखा ना सोए और इसके लिए कम्युनिटी किचन पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा चुका है। वहीं कम्युनिटी किचन के युवा साथी मनोज कुमार मिश्रा कहते हैं कि कम्युनिटी किचन की गाड़ी को देख करके लाचार और सहाय और व्यवस्था लोगों की चेहरे पर खुशी आ जाती है, जब वे लोग खाने को देख करके अपने लिए पानी और फिर जगह की व्यवस्था करने लगते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को कम्युनिटी किचन की खान पान काफ़ी पसंद आती है। जब खाना खा करके वे लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। इस कारण कम्युनिटी किचन के युवाओं को इन प्रयासों में काफ़ी सफलता मिल रही है। दोस्तों, भारत के पूर्णिया में पाकिस्तान नाम का एक गांव है। जी हाँ, और इस नाम को बदलने की मांग हो रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी हाँ, आपको सुनकर के जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि हमारे भारत में आज भी एक पाकिस्तान है। ये वह पाकिस्तान है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। जब बिहार के पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया पंचायत में एक गांव पाकिस्तान है, जो पूर्णिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पाकिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं बल्कि हिंदू जाति के आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। जहाँ वही जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण सीताराम हेम्ब्रम, रघुनाथ हेम्ब्रम सहित अन्य लोगों ने बताया है कि पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया गांव में ये पाकिस्तान बस्ती है, जिस पाकिस्तान में मुसलमान नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं मौजूदा लोगों ने कहा है कि इस गांव का नाम पाकिस्तान आज से नहीं सदियों से है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव के नाम पाकिस्तान होने के कारण इस गांव में कई लोग तो प्रवेश करने से भी पहले कई बार सोचते हैं, तो वहीं कई लोग आने को तैयार भी होते हैं पर आते नहीं। दरअसल इस पाकिस्तान गाँव में आने के लिए लोगों को अब तक पक्की सड़क तक नहीं है। इस गांव में आने के लिए लोगों को कच्ची सड़क और टूटी फूटी सड़कों में गड्ढे और हिचकोले खाते हुए इस गांव में आना पड़ता है। जहां स्थानीय लोगों ने कहा है कि अब तक इस गांव को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ मौजूदा कई लोगों ने कहा कि यहाँ इस गाँव के लोगों के आधार कार्ड में भी दर्जा का पता में पाकिस्तान का नाम ही है, जिस कारण लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने बताया है कि गांव में पाकिस्तान नाम होने के कारण
कई लोगों की शादी विवाह के रिश्ते तक नहीं हो पाते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि इस पाकिस्तान गांव का नाम बदला जाए। साथ ही साथ इस गांव के लोगों को सरकार के द्वारा मिलने वाली हर तरीके की मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। इस गांव के लोगों का कहना है कि ये लोग जब अपने गांव से बाहर कहीं जाते हैं और वहां जाकर के अपना नाम और गांव का नाम लिखना होता है तो फिर ये अपना नाम तो लिख देते हैं, जब गांव का नाम बताते हैं तो गांव का नाम बताने के साथ ही लिखने वाले 10 बार उनके तरफ देखते हैं, उनके चेहरे के तरफ देखते हैं। ये लोग बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान गांव से आया हूँ। वहीं पर लिखने वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पूर्णिया में पाकिस्तान कैसे, कहीं ये वही वाला पाकिस्तान तो नहीं जो 1947 में बना है इंडिया से कट करके। आपको बता दूं कि वहाँ के लोगों का मानना है कि अक्सर वे लोग कभी कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या फिर कभी कभी ब्लॉक या फिर सरकारी कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ अपने गाँव का नाम दर्ज करने से पहले शर्म सोचते हैं। जब गांव का नाम बोला जाता है तो फिर गांव के नाम सुनते ही अधिकारी या फिर अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल कर्मी उसके तरफ बार बार देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, पाकिस्तान से कैसे आ सकता है यहाँ पर। वे लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पाकिस्तान अपना इंडिया में, पाकिस्तान तो अलग कंट्री है, जिस कारण से उस गांव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग बताते हैं कि जब हम कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान नाम कहते हैं तो लोग हमें शक की निगाहों से देखते हैं और कभी कभी ये भी पूछ डालते हैं कि कहीं वही पाकिस्तान दहशतगर्द वाला पाकिस्तान से तो नहीं आए हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पाकिस्तान के नाम सुनते ही लोग पासपोर्ट दिखाने का भी फरमान जारी कर देता है। जब फिर उनको विस्तार से समझाया जाता है कि नहीं, ये कोई वो वाला पाकिस्तान नहीं है बल्कि बिहार के पूर्णिया में ये पाकिस्तान है, एक गांव है, उस गांव का नाम पाकिस्तान है। ये लोग बहुत समय से इस गांव का नाम चेंज करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ न ही सरकार इनकी सुन रहे हैं न ही जिला प्रशासन इनकी सुन रहे हैं। जब ये लोग बताते हैं कि हम लोग कई बार जाकर के अधिकारियों को आवेदन देकर के आए लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग अपने गाँव का नाम कहीं भी बोलते हैं तो हमें बहुत ही शर्मिंदगी की महसूस होती है और लोग हमें शक की निगाहों से देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया के अमोर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव से मजदूरी करने के लिए सिक्किम के लाचुन इलाके में गए 4 मजदूर लापता है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में बादल फटने के बाद से अचानक ये चारों मजदूरों का कोई भी अता पता नहीं है। 1 महीने पहले ही मजदूरी करने के लिए गाँव से गए हुए थे। परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन से इनका पता लगाने की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर अमोर थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत वार्ड नंबर 14 एवं 15 के रहने वाले थे। परिवार वाले उनसे संपर्क साधना चाह रहे हैं लेकिन उन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। जी हाँ, चारों जिस जगह रह रहे थे उनके अगल बगल के लोगों को से जानकारी मिली है कि वे लोग काम पर तो गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इस बात की जैसे ही जानकारी परिवार वालों को मिली तो फिर परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीण और परिवार वालों ने जिला प्रशासन से लापता मजदूरों के खोजबीन की में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 अक्टूबर को अचानक बादल फटने के बाद से ही चारों मजदूर लापता हैं, क्योंकि उसी दिन से मजदूरों का उनके परिवार वालों से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है ये है बिहार के सोनू सूद, नाम है वीरेंद्र। यह कटिहार के 125 अनाथ बच्चों के नाथ है कटिहार के वीरेंद्र। यह समाज में शिक्षा की अलख जगाने की क्रांति को अपना मकसद बनाने वाले वीरेंद्र युवावस्था में ही एक ऐसा मुहिम छेड़ रखा है जिसके बारे में जो भी सुनते हैं बस वह वीरेंद्र के कायल हो जाते हैं, तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। यह कटिहार मनिया में अपने आवास को गरीब असहाय सड़क पर भीख मांगने वाले या फिर कचरा चुनने वाले बच्चों का आशियाना बना करके इस आशियाने में बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करके वीरेंद्र ने साबित कर दिया है कि केवल सरकार को कोसने और फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा करने से क्रांति नहीं आती है, जिसके सहारे अपने दम पर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आपको बता दूं कि वीरेंद्र सोनू सूद के बड़े फैन हैं, लेकिन वीरेंद्र का इस मुहिम से अभिनेता सोनू सूद भी प्रभावित हैं। जब पूर्णिया में जब सोनू सूद आए थे तो उन्हें बुला करके उनकी इस मुहिम के लिए सम्मानित करने के साथ साथ आगे भी सहयोग कर रहे हैं। जब वीरेंद्र बीटेक डिग्रीधारी हैं, वह बाहर नौकरी करते थे। पिता की मौत के बाद वे जब कटिहार आए तो अचानक समाज के वैसे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उनके मन में जज्बा आया जो आमतौर पर भटकाव के कारण भीख मांग रहे हैं या फिर नशा के आदी हो चुके हैं बच्चे हैं। इसमें से अधिकतर बच्चों के माता पिता का भी कोई सह ठिकाना नहीं है। वीरेंद्र वैसे बच्चों को अपने इस आश्रय स्थल में लाकर के न सिर्फ उन लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था किया है बल्कि उन लोगों के अच्छे शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं, अच्छे शिक्षा भी दे रहे हैं। वीरेंद्र कहते हैं कि इसके लिए
उन्हें घूम घूम करके शहर के लोगों से सहयोग भी लेना पड़ता है, जब मगर वे इन बच्चों के भविष्य संभालने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब लोग वीरेंद्र को अब रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ के मिस्टर इंडिया कहने लगे हैं। वीरेंद्र की इस बहादुरी वाले सोच के पीछे की वजह और फिर उसके यहाँ शिक्षा ले रहे बच्चों के हालात और ज्ञान का कायल पूरे कटिहार के साथ साथ आसपास के जिलों के लोग भी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन के भिखारी राजू प्रसाद पटेल अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। उनके गले में QR कोड और हाथ में टैब रहता है। राजू प्रसाद यात्रियों से 1-2 रुपये नहीं बल्कि कम से कम 50 रुपये भिक्षा लेते हैं। जहां इनको रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा तोहफा भी दे चुके हैं। मतलब इस भिखारी को लालू यादव भी बखूबी जानते हैं। जहां इनके सामने कोई छुट्टे पैसे नहीं होने का बहाना भी नहीं बना सकता है। ये ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं। ये हाईटेक भिखारी है जिसके हाथ में 25,000 का टैब और पॉकेट में 10 से 15,000 रुपये हमेशा मौजूद रहते हैं। बेतिया रेलवे स्टेशन पर बेहद छोटी सी उम्र में ये भीख मांग रहे हैं। QR कोड से स्कैन करवा करके डिजिटल तरीके से पैसे लेते हैं। महज 3री कक्षा तक पढ़े राजू आसानी से टैब हैंडल कर लेते हैं। बेतिया वासी भी उसे मजाक में लालू का बेटा ही कहते हैं। यह जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके बेतिया दौरे के दौरान राजू ने उनसे मुलाकात की और उन्हें पापा जी कह करके बुलाया था। राजू ने लालू प्रसाद यादव से अपने खर्चे की बात बताई थी। लालू यादव ने राजू के लिए पूरे बिहार में रेलवे की यात्रा मुफ्त करा दी थी, जैसे साथ ही उनके खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था भी करा दी थी। राजू ने बताया है कि पब्लिक द्वारा दिए गए पैसे को इकट्ठा करके उससे सैमसंग का टैब लिया, जैसे साथ ही स्टेशन पर मौजूद दुकानों में QR कोड वाले स्कैनर को देख करके डिजिटल ट्रांजैक्शन की सीख मिली। स्थानीय दुकानदारों ने राजू का एक अकाउंट बना करके उसे QR कोड वाला स्कैनर दिलवाया। अब राजू जहाँ भी जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो फिर QR कोड साथ लेकर के जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर के प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमास का हमला इजराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नज़रअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़नों का समर्थन किया है। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि हमास इजराइल युद्ध का असली कारण खुद इजराइल है। फिलिस्तीन सिर्फ अपने ऊपर उत्पीड़न का बचाव कर रही है। साथ ही अपने लेटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बिजली संकट की समस्या बनी हुई है। जहां शहर से लेकर के गांव तक लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर के अनुसार बिहार में बिजली की 2 यूनिट बंद होने से बिजली संकट की समस्या गहरा गया है। ये समस्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां लोगों को दिन के साथ साथ रातों में भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता ने जानकारी देते हुए कहा है कि पावर डिग्री को ग्रिड के 50% बिजली मिल रहा है एक जिले में, जिसके कारण बिजली की कटौती की जा रही है। ये कटौती शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी हो रही है। नीतीश कुमार हाफ पैंट पहनते होंगे क्योंकि मेरे पिताजी से नीतीश कुमार 20 साल छोटे होंगे। जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम करते थे, उनकी हैसियत है कि मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी बोलने की। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट के बाप को इज्जत कौन दिया, जिसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे पिताजी ने तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़ करके देश की राजनीति में आने का काम किया है और लव कुश का समीकरण बना करके सारा देश जानता है कि लव कुश समाज में नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया है। नीतीश कुमार मेरे पिताजी को क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? नीतीश कुमार को जनता ने दिया और फिर जनता ही उनको उखाड़ करके फेंकेगी। आपको बता दें कि कल राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार ने से पत्रकारों ने यह सवाल किया है कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में जाति गणना की रिपोर्ट मुस्लिम और फिर यादव को बना दिया गया है। इसके बाद नीतीश कुमार बबक गए और कहा है कि उसका कोई मतलब नहीं है। जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। चाहे उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हम ही नहीं ना तो उनको उनके बाप को इज्जत दिया। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा है कि उसका उम्रवा कम था तो कौन बना दिया विधायक और फिर मंत्री। तेजस्वी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके पिताजी बना दिए, वे रोज पार्टी बदलता है, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी बचा है, उसका काम है अंड बंड बोलेंगे, या उसका कोई मतलब है? बीजेपी जानबूझ करके वैसे वैसे लोगों को हमारे पीछे लगा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हमको गाली दे।
तो छोड़िए ना, हम उन सब लोगों से बात नहीं करते। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार के 12,736 निजी कोचिंग संस्थानों में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। जल शिक्षा विभाग को यह आंकड़ा पंजीकृत कोचिंग संस्थानों ने सौंपा है। यह आंकड़े कक्षा 6 से लेकर के सभी तरह की प्रतियोगी स्पर्धाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग संस्थानों के हैं। फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि बिहार कोचिंग के बड़े बाजार में तब्दील हो चुके हैं। जानकारों के मुताबिक बिहार में निजी कोचिंग का अनुमानित सालाना बाजार करीब 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए है। यह आंकड़े राज्य के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे प्रति छात्र सालाना 1.25 लाख रुपए के खर्च पर आधारित है। ये संभावित आंकड़े ऑफलाइन कोचिंग की हैं, जहां आने वाले वर्षों में बिहार में कोचिंग सेंटरों के विस्तार की काफ़ी संभावना है। जब बताया जा रहा है कि कुछ सालों में राज्य का यानी कि बिहार को कोचिंग बाजार 5 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। शिक्षा विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा 1017 कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना जिले में है। इनमें 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित है। जहाँ सबसे कम 40 कोचिंग इंस्टीट्यूट जहानाबाद में है, जहाँ 6,115 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट का पंजीयन करा करके बच्चों की जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। जहाँ विभाग की तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियमित और फिर आचार संहिता के दायरे में लाने के लिए एक नियमावली प्रस्तावित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का मौसम एक बार फिर से बदला हुआ है, जब मानसून की वापसी अधिकतर क्षेत्रों से अब हो चुकी है, जहां और बारिश का दौर थम चुका है। जहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर से होकर के बिहार के कुछ क्षेत्रों से होते हुए झारखंड और फिर छत्तीसगढ़ होकर वापस चला गया। जब मंगलवार को बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी देखी जा रही थी, लेकिन बुधवार से अब आसमान बिल्कुल भी साफ हो चुका है और बारिश की कोई भी संभावना अब नहीं रह गई है। जहाँ दिन में अब लोगों को धूप का सामना करना है, जबकि रात का मौसम कैसा रहेगा इसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से जानकारी दे दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अब बिहार का मौसम कैसा रहेगा और क्या त्योहार में लोगों को बारिश की उम्मीद करनी चाहिए। मानसून की विदाई को लेकर के अभी भी मौसम विभाग पूरी तरीके से दावा नहीं कर रहा है। जब कुछ जिले से मानसून की वापसी के दावे किए गए, जबकि पटना समेत कुछ जिलों से अभी भी मानसून की विदाई घोषित नहीं की गई है। जहां अगले 2 से 7 दिनों की स्थिति के अनुसार पटना से मानसून की विदाई की घोषणा मौसम विभाग द्वारा कर सकता है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मानसून अब पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है, इसलिए बारिश के अब आसार नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान बिहार का मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश तब अपना रंग दिखाएगी, इसे लेकर के फिलहाल कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है। अगर बारिश होती भी है तो वे लोकल सिस्टम के कारण होगी और फिर इसका असर एक दिन से अधिक नहीं दिखेगा। जहां वहीं उमस और फिर गर्मी को लेकर के मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।